नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन, शोभा ओझा। स्टूडेंट लाइफ के समय से ही उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में आया और तब से लेकर आज तक उनका इंटरेस्ट है। चुनाव भी लड़ी है, इंदौर से मेयर का चुनाव, इंदौर से असेंबली का चुनाव। हालांकि वो डिसअपॉइंट हुई, वो सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो चलिए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। शोभा जी, आपका स्वदेश न्यूज के चैनल में और हमारे कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू सो मच। शोभा जी, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया एक्टिव, मैं ही इतने साल से आपको देख रही हूँ, लगातार पद पे हैं नहीं हैं, आप एकदम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं कांग्रेस में के साथ, कांग्रेस की पॉलिटिक्स के साथ। एक सवाल तो बनता है, मेरे मन में बहुत बार आता है, बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं, चले जा रहे हैं, चले गए हैं ओवर द इयर्स। आपको भी ऑफर्स आए होंगे? जी बिल्कुल आए। इतनी आराम से आपने एडमिट कर लिया। नहीं, बिल्कुल सही बोलूँगी मैं। हाँ। बहुत बड़ा ऑफर था मेरे को एक समय में, जब मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, तब मुझे बीजेपी से बहुत बड़ा ऑफर मिला था कि मुझे राज्यसभा भी दी जाएगी, तो मंत्री भी बनाया जाएगा, सब कुछ काफ़ी चीज़ें बात हुई थी। लोग आके बहुत सीरियसली मुझे पुश कर रहे थे कि मैं बीजेपी कहीं ज्वाइन करूं। पर मुक्ता, मेरी सोच है कि राजनीति और धर्म दोनों बहुत मुश्किल से बदले जाते हैं, क्योंकि ये एक सोच की बात होती है, एक विचारधारा की बात होती है किसी भी पार्टी के लिए। और जो लोग रोज़ पार्टियां बदलते हैं, वो अपने कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ को लेके पार्टियां बदलते हैं, क्योंकि आपकी एक विचारधारा है। आज कांग्रेस की एक विचारधारा है, बीजेपी इज़ अ राइटिस्ट पार्टी, एकदम उल्टी विचारधारा, ये एक अलग विचारधारा है बीजेपी की। और कम्युनिस्ट एक अलग विचारधारा है, कांग्रेस अलग विचारधारा है। तो और बहुत सारी बीएसपी की अपनी विचारधारा है, समाजवादी की अपनी विचारधारा है। तो विचारधारा कोई रोज नहीं बदली जाती है, आपकी एक सोच होती है जिसके तहत आप मानते हैं कि किसी भी पार्टी की विचारधारा आपकी सोच से मेल खाती है। और रोज सोचे तो नहीं बदली जाती, रोज आप अपनी माँ तो नहीं बदल सकते। या एक पार्टी एक माँ की तरह होती है, जो आपको पाल पोस के एक पहचान देती है, बड़ा करती है, नेता बनाती है। और उसमें आप पार्टी कभी संकट में रहती, कभी बहुत अच्छा करती रहती। और संकट के समय अगर नेता पार्टी को छोड़ के भाग जाए, यानी वो उस पार्टी का था ही नहीं, वो तो मतलब अपने स्वार्थ के लिए उस पार्टी में था। तो इसलिए कभी मेरे दिल और दिमाग में पार्टी छोड़ने का विचार आया ही नहीं। आपने अभी जैसे बताया कि एक बहुत बड़ा ऑफर था, जी, मंत्री पद ठुकराना, राज्यसभा ठुकराना, मतलब इतनी स्ट्रांग थी आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि मेहनत करते जाओ, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट आज नहीं कल जरूर मिलेगा। और आज जो भी मैं हूँ वो कांग्रेस पार्टी की वजह से। आज शोभा ओझा का नाम अगर पूरे देश में लोग जानते हैं तो कांग्रेस पार्टी की देन है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे बराबर मेहनत करने वाला या मेरे बराबर टैलेंट वाला और कोई पार्टी में नहीं था, ऐसा नहीं है। पर पार्टी में मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से आज मैंने काम करके दिखा पाई। तो जब पार्टी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, पार्टी ने मुझे वो बनाया जो अगर पार्टी का अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो मैं नहीं बन पाती। और कुछ बनने के बाद मैं पार्टी को छोड़ दूं और किसी और पार्टी में जाके मिल जाऊं, क्योंकि मेरी पार्टी आज बुरे समय से गुजर रही है, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। ये तो अपनी पार्टी के साथ धोखा हुआ, ये अपने विचारधारा के साथ धोखा हुआ। तो जो पार्टी आपको इतना पाल पोस के बड़ा करती है, उसके साथ आप धोखा तो नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी मिल जाए। जी, अभी आपने कहा कि पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है। क्या आप ये मान रही हैं कि कांग्रेस इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही, चाहे हम वो सेंटर में बात करें या हम यहाँ पे स्टेट की बात नहीं, करें? ये मैं पुरानी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हाँ। आज से 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ, मिला रहा हूँ 2015-14 की बात कर रही हूँ मैं आपके सामने। तो अब वो दौर भी गुजर गया। देखिए, कोई भी दौर परमानेंट नहीं होता है। जब 2014 का दौर था, हमने देखा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक उदय हुआ, नया उदय हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में एक नया उदय हुआ।
2014 में, और लोगों को लगा कि ये व्यक्ति है जो इस देश को, जैसा कि उनने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि एक राम राज्य स्थापित करेगा, इसके आते ही साथ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, ये सोच थी, क्योंकि उन्होंने प्रसारित ऐसे किया था। मोदी जी ने कहा था भाई 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, बड़ी बड़ी बातें करी थी। उन्होंने कहा था 2022 तक हर आदमी के सर पे छत होगा, 2022 तक हर किसान की आय दुगनी होगी, हर 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे। तो पूरा हिंदुस्तान एक तरह से हिल गया। उनको लगा कि अरे ये व्यक्ति ऐसी प्रॉमिसेस कराए जो हमने कभी सोची तक नहीं थी हमारे लिए। तो लोगों में एकदम से एक झुकाव भारतीय जनता पार्टी के सामने की तरफ आया, और हमने बहुत सालों बाद देखा कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। और फिर जैसे समय बढ़ता गया, अब हम जब 2023 में हैं, तब लोगों को समझ आ गया कि नहीं, ये तो सब जुमले थे। और मोदी जी के आने के बाद देश किस तरह से आज संघर्ष कर रहा है, जल रहा है। आज मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, यूपी में आग लगी हुई है, पूरा देश आज जाति धर्म के नाम पे बढ़ गया है। तो ये देन रही मोदी जी की। तो आज मैं ये नहीं कहूँगी कि कांग्रेस कमज़ोर है, हाँ वो एक दौर ज़रूर था, पर वो बीत चुका। अब लोगों को समझ आ रहा है कि कौन है वो लोग जो इस देश को, जिन्होंने आज़ाद कराया और इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए समय समय पे अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो इंदिरा जी के रूप में दी हो, राजीव जी के रूप में दी हो, और जिसके लिए देश सबसे ऊपर है, पार्टी के भी ऊपर देश है जिसके लिए। ऐसी कौन सी पार्टी है? तो अब लोग समझ रहे हैं कि कौन निजात दिला सकता है उनको महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, और कौन इस देश को एक सूत्र में बांध सकता है। वो समझ रहे हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी ये कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव अब आ रहा है। आपके हिसाब से बदलाव आ रहा है। आपको लगता है इस बदलाव में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका योगदान रहा है? आपने बहुत उसमें, आपको मैंने देखा है, आप पूरे वक्त थी। मध्य प्रदेश का तो मैंने किया था तो मैं देख रही थी, आप पूरे वक्त साथ थी। जी, देखिए राहुल जी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसने एक, जिसे कहना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को सोचने पर विवश कर दिया। क्योंकि यहाँ एक नेता था जो केवल बातें करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, और अपने आप को बहुत गरीब परिवेश से बताता था। मोदी जी बताते थे कि भाई मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं फलाना करता था, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, और ये सब। पर उनके रहन सहन में आदमी को वो नजर नहीं आया। और दूसरी तरफ राहुल जी थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करे उनकी इमेज को खराब करने के लिए, कि भाई यहाँ एक राजकुमार है, कभी राजकुमार कहते थे, कभी पप्पू कहते थे, कभी क्या कहते थे, अलग अलग नामों से उनको बदनाम किया जाता था। पर राहुल जी ने जब ये यात्रा शुरू करी तो वो खुद कहते हैं कि मुझे नहीं विश्वास था कि मैं कर जाऊंगा, पर लोगों ने इतना प्यार दिया। पहली बार मैं समझती हूँ प्री इंडिपेंडेंस में गांधी जी इस तरह लोगों के बीच में गए थे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में राहुल जी इस तरह लोगों के बीच में गए, इस तरह की पदयात्रा करी। इतनी लंबी पदयात्रा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की ये पदयात्रा थी, और उसमें वो न जाने कितने लाखों लोगों से मिले, उनकी समस्या सुनी, उनके गले लगे, उनके बारे में जाना, मतलब बेसिकली वो जानने निकले थे कि क्या स्थिति क्या है। तो उन्होंने जो देखा, जो समझा, और जनता ने जो उनको प्यार दिया, वो एक अलग ही स्तर पे वो सब बातें थी, और उससे कांग्रेस को और इस देश को बहुत मजबूती मिली। क्योंकि देखिए हमारा देश कोई ऐसा देश नहीं है जहां एक धर्म एक जाति को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारा देश तो एक गुलदस्ता है जिसमें हर प्रकार के फूल हैं, हर जात धर्म भाषा बोलने वाले लोग हैं, पहनावा अलग है। हर आप 20 किलोमीटर पे जाओगे तो एक नया पहनावा, एक नया खान पान, एक नई भाषा सुनने को मिलेगी, और यही हमारी सुंदरता है, यही हमारी ताकत है। और उसको जबरदस्ती आप निचोड़ के आप ये सोचो कि आप एक झंडे के तले रहोगे, एक धर्म को मानोगे, एक विचारधारा रखोगे, तो वो संभव नहीं है। हम अपनी जो विरासत है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारा कल्चर है, उसको नहीं चेंज कर सकते। और उसके रहते हुए हमारा देश हर वर्ग, हर जात पात धर्म के लोगों को साथ लेके चलने की ताकत रखता है। तो क्यों जबरदस्ती हम उनको बदले? तो बहुत सारी चीजें जो राहुल जी के सामने आई, और जो आप कह रही, बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क हमको पड़ा राहुल जी के इस भारत जोड़ो यात्रा से। तो आपको नहीं लगता कि राहुल
गांधी जिस तरह पहली बार पब्लिक के साथ इतने उन्होंने 1-to-1 मिले, संवाद किए, यात्रा किए, आपको नहीं लगता कि इससे पहले जो पूरा गांधी परिवार है, चाहे हम बात करें सोनिया गांधी की या प्रियंका या राहुल गांधी, ये सब भी एक पेडेस्टल में बैठे हुए थे, थोड़े उनके बीच वो उतना पब्लिक से नहीं इंटरेक्ट कर रहे थे? ये पहली बार है कि गांधी परिवार भी तो रोड में आया और लोगों से मिला जुला। नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको याद दिलाऊं हाँ। कि इंदिरा जी थी जो बहुत लोगों से मिलती थी। हमने देखा किस तरह से वो लोगों से मिलती थी, और जिस तरह से इंदिरा जी की हत्या हुई। उसके बाद राजीव जी थे। राजीव जी बहुत जनता में जाते थे और वो भी जनता के बीच में ही शहादत उन्होंने भी दी। और उसके बाद जो सिक्योरिटी का घेरा इन लोगों के आजू बाजू आया, तो और जो खतरा, एक परिवार से आप समझिए माँ शहीद हुई, बेटा शहीद हुआ, उसके बाद जो एक डर और एक जो जिसे कहना चाहिए सिक्योरिटी का घेरा आया, तो कई बार सोनिया जी को भी हमने देखा है सिक्योरिटी को तोड़ते हुए, लोगों के बीच में जाते हुए, पर कहीं ना कहीं कुछ बंदिशें जरूर थी। उसके बावजूद सोनिया जी जाती थी, करती थी। राहुल जी भी जब आए, राहुल जी सुरक्षा घेरा तोड़ के जाते थे। कई बार एसपी जी ने ये तक कहा कि हम इनकी सुरक्षा करने में सक्षम हैं, क्योंकि ये घेरा तोड़ के बिना परमिशन के इधर चले जाते हैं, लोगों में उधर चले जाते हैं। और ये नहीं, ऐसा नहीं कि राहुल जी की ये यात्रा अकेली ऐसी यात्रा थी। राहुल जी ने इसके पहले, इस यात्रा के पहले, आपको याद होगा भट्टा पसूल हुआ, लोगों की, किसानों की जमीन का जो आंधा कानून केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार लेके आई, तो उसके विरोध में राहुल जी यात्रा करके निकले थे, लोगों से मिले थे। और उसके बाद किसानों का जो ये था प्रदर्शन था दिल्ली में, उसमें पहुंचे थे। कई जगह राहुल जी ऐसे आते जाते रहे, ऐसा नहीं, पर एट अ स्ट्रेच ऐसी यात्रा, इतने दिनों की, 3-4 महीने की यात्रा राहुल जी ने पहली बार ली, और थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री पहली बार ली। और उससे एक हम जनता में भी एक उत्साह बढ़ा कि कोई एक नेता है जो हमारी बात सुनने हमारे तक आया, हमको उसके तक नहीं जाना पड़ा, हमारे पास आया, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए कोई ऐसा नेता है जो हमारे बीच में बैठ के बात कर रहा है। और साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत एनर्जी मिली, बहुत बूस्टअप हुआ हमारा कार्यकर्ता। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अक्सर जो है, हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, खींचतान है। कमलनाथ जी को डिक्लेयर किया गया है फेस, आप लोगों के कांग्रेस के फेस हैं वो इस इलेक्शन के लिए, लेकिन शायद कांग्रेस के ही नेता उनको फेस नहीं मानते। तो क्या गुटबाजी है? मतलब आपसे पूछूंगी तो आप जाहिर तौर पे कहेंगे नहीं नहीं है। नहीं, इसमें मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी आपको। ऐसा नहीं है, कांग्रेस में इस बार हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे में कोई गुटबाजी नहीं। पिछले चुनाव में जरूर थी, थोड़ी खींचतान थी, सिंधिया जी कांग्रेस में होते थे तो वो उनको लगता था कि उनको फेस होना चाहिए, जबकि बहुत अंडरस्टूड था कि कमलनाथ जी ही पिछले 2018 के भी फेस थे। और अब सिंधिया जी के जाने के बाद गुटबाजी कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं। गुटबाजी अब भारतीय जनता पार्टी में है। और जहां तक फेस का मामला है, खुद प्रियंका जी भी अभी ग्वालियर में डिक्लेयर करके गई कि भाई चेहरा तो कमलनाथ जी का है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे, निराश्रितों की पेंशन आप बढ़ाइएगा। तो अपने आप में वो बहुत अच्छा एक संकेत था कि कमलनाथ जी ही अगले मुख्यमंत्री हैं। कोई कहीं किसी नेता को कोई नहीं, सब जानते हैं कि भाई कमलनाथ जी ही चेहरा है, उनको ही आगे रख के हम चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वहां 10 सर हैं। अब किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए? नरोत्तम मिश्रा जी हैं तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो सिंधिया जी खुद जूते घिस रहे हैं वहां, तब गोपाल भार्गव हैं, तो तमाम नेता हैं वहां जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और शिवराज सिंह स्वयं तो हैं। ऐसे में इन सब के सिर फुटअव्वल से दुखी होकर जो इस बार कमान यहाँ संभाली है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने, तो अमित शाह जी ने कह दिया कि भाई कोई चेहरा नहीं होगा, कमल का फूल चेहरा है। बताइए, 18 साल के राज के बाद अगर कमल का फूल चेहरा है तो ये नेता क्या कर रहे थे? क्या 18 साल में बीजेपी का में एक नेता नहीं जिसका ये चेहरा बता सके कि ये हमारा दूल्हा है? ये तो वो बारात बना रहे, बिन दूल्हे की बारात बना रहे। हम में ताकत है,
15 महीने की सरकार जो हमने दी, उसमें जो काम किया आदरणीय कमलनाथ जी ने, जो जनता में जो विश्वास अर्जित किया, उसके बल पे हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। और 18 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही सकती कि कौन उनका चेहरा है। और अगर केंद्र से अमित शाह को आके उनका चुनाव संभालना पड़ रहा है तो आप समझ सकती हैं कि हालत कितनी पतली है। इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा माहौल? देखिए मुक्ता जी, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये इस बार जनता हमें ही जिताएगी, हमें ही अपना आशीर्वाद देगी और आदरणीय कमलनाथ जी को 150 प्लस सीटों से जिताएगी, जिससे कि कोई गुंजाइश नहीं रहे तोड़ फोड़ की। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश करे कि तोड़ फोड़ के सरकार बना ले तो वो संभव ना हो, क्योंकि अब ये इस 2000 मेरे ख्याल से 2018 के बाद एक नया ट्रेंड मध्य प्रदेश में आ गया है कि जनता चुनती किसी और को है और सरकार बनने के बाद 35-35 करोड़ रुपए दे के विधायक खरीद के दूसरी सरकार बन जाती है। तो जनता ने तो 2018 में भी हमें ही चुना था, शिवराज सिंह चौहान को नकारा था। अब 2023 में जनता तो समझदार है, जनता समझती कि 150-150 प्लस सीट दे के हमको जिताएगी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ कर ले, सरकार 5 साल कांग्रेस की ही रखेगी, इस बात को सुनिश्चित करेगी। क्योंकि देखिए, जब हम 2018 का चुनाव लड़ रहे थे, जनता कमलनाथ जी को इतना नहीं जानती थी। छिंदवाड़ा के लोग जानते थे, विंध्य के लोग उनका काम करने का तरीका देखा था। पर आप मालवा की बात करें, निमाड़ की बात करें, वहां आम जनता, पॉलिटिशियंस तो सब जानते हैं उनके काम के तरीकों को, पर आम गरीब जनता को नहीं पता था कि कमलनाथ जी की सोच क्या है या कमलनाथ जी का विजन क्या है। पर अब इन 15 महीनों की सरकार में लोगों ने कमलनाथ जी को चख लिया है। मैं चख लिया इसलिए कह रही हूं कि उनको समझ लिया है, उनको आत्मसात कर लिया है, समझ गए कि कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं जो इस प्रदेश की प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं, जो रोजगार लाना चाहते हैं, जिनकी सोच है, विजन है, जिनने छिंदवाड़ा की कायाकल्प कर दी, वैसे ही वो मध्य प्रदेश की कायाकल्प करेंगे, यहाँ के नव युवकों युवतियों को रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कमलनाथ जी की वर्किंग स्टाइल को लेकर ही बहुत कांग्रेस में ही जो है वो रहती है कि अरे उनकी डिक्टेटरशिप कहा जाता है, उनका वर्किंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल डिक्टेटर वाला है। कई बार कई बड़े जो नेता है, वरिष्ठ नेता, उसकी शिकायत लेके दिल्ली पहुंचे हैं कि वो सुनते नहीं है लोगों की बातें। नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ सबसे सरल व्यक्ति हैं काम करने के लिए, क्योंकि मैं तो सभी नेताओं के साथ काम कर चुकी हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत ही सरल व्यक्ति हैं काम करने के लिए। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि वो इतने फोकस रहते हैं काम में कि वो समय बर्बाद नहीं करते फालतू। मतलब वो ये भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जाइए तो उनको विश करिए, पहले नमस्कार करिए, फिर माला पहनाइए, फिर कुछ काम कहिए। नहीं, वो टू द पॉइंट आना चाहती है, क्योंकि ही इज रनिंग अगेंस्ट टाइम। मैं हमेशा कहती हूँ कमलनाथ जी समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जितना काम वो कर सके कर डालें, और कुछ कर, उनकी जिद है कि मध्य प्रदेश के लिए कुछ करना है उनको, यहाँ उद्योग धंधे लाने हैं, यहाँ एक भविष्य मध्य प्रदेश का बदलना है, एक यहाँ की जनता का स्वाभिमान की रक्षा करनी है, यहाँ महिलाओं को सुरक्षा उनको दिलानी है। मतलब मध्य प्रदेश के नव युवकों युवतियों का भविष्य उनको सुधारना है, एक मध्य प्रदेश का भविष्य बनाना है उनको। मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश से हटा के एक उन्नत प्रदेश बनाना है मध्य प्रदेश को। ये सोच लेके वो 24 घंटे काम करते हैं। तो जिसे कहना चाहिए ना, आप कह रही हैं कि कुछ नेताओं को शिकायत रहती, ये शिकायत ऐसी नहीं रहती। शिकायत रहती कि वो देखिए, क्योंकि व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, इतना फोकस है कि वो कुछ भी जो काम अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो उसको वो तवज्जो नहीं देते हैं। उनको पता है कि भाई, और इतने साल का एक्सपीरियंस है। आज वो व्यक्ति केंद्र में इतने साल मंत्री रहे, अब मुख्यमंत्री भी एक बार रह लिए, सब तो इतना जो एक्सपीरियंस है उसके चलते क्लैरिटी बहुत है उनमें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना है। इतनी क्लैरिटी में आप लोगों के हाथ से, उनके हाथ, सब कहते हैं कि इतनी क्लैरिटी थी। जो हाँ। विधायक यहाँ से गए थे 22, वो यही कहते हैं कि कमलनाथ जी वाज नेवर ए टीम लीडर। वो कभी टीम लीडर नहीं रहे। वो कभी उन्होंने उनसे नहीं पूछा कि आप लोग क्यों चले गए, एक बार बात भी नहीं की। इतनी क्लैरिटी के बाद आप लोग के हाथ से सरकार फिसल गई। देखिए, वो एक पूरा एक षड्यंत्र था, और जिसके तहत ऐसा नहीं था कि जो विधायक गए उनको डे 1 पता था कि वो जा रहे हैं। इट वॉज अ ट्रैप।
पहले कहा गया सिंधिया जी से कि आप लोग सब दिल्ली आ जाइए, और ये मैं किसी और से नहीं, मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। मेरे कई विधायकों से मेरी चर्चा होती रहती थी तब, तो उन्होंने बताया कि हमें दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली इसलिए बुलाया गया क्योंकि सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। उसके बाद उनसे कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं सिंधिया जी को राज्यसभा दिलाना है, इसकी मांग करने के लिए इकट्ठे हो जाए। तो सब इकट्ठे हो गए उनके साथ वाले विधायक। फिर उनको कहा गया कि नहीं, हम जाके बैंगलोर चले जाएंगे, वहां हम दबाव बनाएंगे पार्टी पे। इस तरह से आखिरी तक उन्हें ये नहीं पता था कि उनको बीजेपी में जाना है। और इस तरह से उनको फिर जब वो ट्रैप में आ गए तो फिर उनकी नीलामी हो गई, जिसे मैं कहूंगी कि 35 करोड़ का उनको लालच दे दिया गया, ये सब चीजें। तो उनमें से कई विधायक वो बीजेपी में चले गए, पैसे भी तब उन्होंने ले लिए, पर उसके बाद उन्हें वो रियलाइज किया कि उन्होंने गलत किया। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप देखी, या उन्होंने देखा कि उस वहां किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो तभी से वो दुखी थे। पर क्योंकि पैसा इतना ले चुके थे, चुनाव वहां जाके लड़ चुके थे, सब हो गया था। अभी भी मुक्ता जी मैं आपको बता दूं कि करीब 10 से 11 विधायक उनमें से कांग्रेस में आने के लिए कमलनाथ जी के टच में हैं। पर कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम बिका हुआ माल वापस नहीं लेंगे, हम उन विधायकों को हम कांग्रेस में वापस नहीं लेंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं, देखिए एक होता है आप पार्टी आपको नहीं जमा, आप किसी नेता से नाराज हैं, पार्टी से नाराज हैं, पार्टी छोड़ के चले जाएं, ये एक अलग बात है। पर आपने पार्टी को धोखा दिया, आपने सरकार गिराई, आपने लोकतंत्र के साथ मजाक किया, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया, ऐसे लोगों को पार्टी में वापस नहीं ले। बहुत बड़ी बात आपने बताई है, ये खुलासा किया कि 11 नेता वापस आने को तैयार है जी, और कमलनाथ जी ने ना बोला उनको जी। लेकिन आप एक बात बताइए शोभा जी, आपको अगर याद हो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब कांग्रेस मेजॉरिटी में रहती थी, ऑल ओवर इंडिया हम बात करें, तब तो कांग्रेस ने भी कितनी सारी सरकारें गिराई, आपको ध्यान होगा। देखिए नहीं, तब कांग्रेस कोई जिसे कहना चाहिए मुहिम नहीं चलाती थी, कोई ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ नहीं चला करता। तब ये होता था कि ठीक है, एक पार्टी से बहुत सारे विधायक हैं, वो दूसरी जैसे मैंने कहा ना, स्वार्थ के चलते, सत्ता में रहने के लालच को चलते आ जाते थे, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, तो वो होता था। पर फिर उसको भी कांग्रेस ने गलत माना और फिर एंटी डिफ्लेक्शन बिल हम लोग लेके आए। आपको याद हो तो आयाराम गयाराम की सरकार पे रोक लगाने के लिए, आपको याद हो जब तो हम बहुत छोटे थे, हम लोग तो कॉलेज में पढ़ते होंगे या स्कूल में पढ़ते होंगे, जब ये सब चलता था, तो तब एंटी डिफ्लेक्शन बिल लेके आए और लॉ बना वो। और उसके बाद आज फिर उसमें बदलाव की जरूरत है कि इस तरह से सरकारें ना गिराई जाए। जनता आपको विश्वास देके एक पार्टी का नुमाइंदा मान के आपको वोट देती है, और आप जनता को ठेंगा दिखा के आप दूसरी पार्टी में जाके जमा हो जाते हैं, सरकार गिरा देते हैं। तो इसमें कहीं तो रोक लगनी चाहिए। चलिए, इस बार क्या लगता है मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? बस अब इलेक्शन मुझे लगता है 3 महीने मुश्किल से बाकी है। देखिए, इस बार मध्य प्रदेश में मुद्दे बहुत ही क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में महंगाई के साथ ही बेरोजगारी, क्योंकि हमारा नवयुवक रोज पिट रहा है सड़कों पर। व्यापम घोटाले की बात करें, पटवारी घोटाले की बात करें, दुनिया भर के घोटाले की बात करें, हमारा आज 13 लाख बच्चे पटवारी की परीक्षा में बैठे थे। नर्सिंग घोटाला, किस किस घोटालों की बात करें, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जाम, ये सब पूरी तरह से चौपट कर रखा है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मध्य प्रदेश में 50% कमीशन के बिना आप कोई काम नहीं करा सकते। अभी तो ट्रांसफर उद्योग चालू है, अभी आखिरी बटोरा बटोरी चल रही है ट्रांसफर उद्योग के नाम पर। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे। फिर एट्रोसिटीज हैं, चाहे SC ST OBC महिला, सबके खिलाफ एट्रोसिटी, गरीबों के खिलाफ एट्रोसिटी, जिस तरह से लोगों को लटकाया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, पेशाब किया जा रहा है, कहीं भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस तरह की हरकतें हमने देखी नहीं। कुल मिला के बिल्कुल ही चौपट राज है, गुंडा राज है, माफिया राज है मध्य प्रदेश में। यही सब मुद्दे रहेंगे। हमने पॉलिटिक्स की बहुत बात की शोभा जी, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे।
आप हालांकि पॉलिटिक्स में कॉलेज लाइफ से आप बहुत एक्टिव जी। हो गई थी, आपको जब समय मिलता है तब क्या करती हैं? आपका अपना पर्सनल मी टाइम में क्या होता है? परिवार के लिए समय कैसे निकालती हैं? क्योंकि आपका परिवार मेरे ख्याल से इंदौर में है, जी। आप अधिकांश समय भोपाल में रहती हैं। देखिए, मी टाइम तो सबसे ज़्यादा परिवार के साथ ही रहता है, क्योंकि बच्चे ज़रूर बोर्डिंग्स में मेरे पढ़े, पर आई ऑलवेज स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। मैंने कभी भी उनकी आउटिंग वाले डे को मिस नहीं किया, कम व्हाट में। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, मेरी प्रायोरिटी फैमिली, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ फैमिली। फैमिली के लिए जब मेरी ज़रूरत रही, मैं हमेशा रही हूँ, और बड़ी ही सपोर्टिव फैमिली रही है। लाइक आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी सच ए सपोर्टिव फैमिली, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक महिला के लिए घर से बाहर निकल के कुछ करने के लिए अगर उसका परिवार उसके साथ नहीं खड़ा है तो संभव नहीं, चाहे वो कितनी टैलेंटेड, पूरे टैलेंट पे ग्रहण लग जाता है फिर। तो ऐसे में मेरे पहले मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और अब तो मैं नानी दादी भी बन गई हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा समय मेरे बच्चों के साथ गुजरता है। जब मुझे मौका मिलता है, किसी राजनीतिक काम से दिल्ली जाती हूँ, दोनों सब बच्चे दिल्ली हैं, तो वहाँ उनके साथ टाइम बिताती हूँ। फैमिली हॉलिडे लेती हूँ हर साल, चाहे कुछ भी हो। साल में एक बार परिवार के साथ मैं बाहर 10-15 दिन के लिए जाती हूँ। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो एनर्जी देती, जो ताकत देती। और बस इंतज़ार करी मेरी 2 छोटी बेटियां जो नई आई हैं हमारे परिवार में, कि वो बड़ी हो और मेरी उंगली पकड़ के कहीं मीटिंग्स में कभी मेरे साथ जाए। आपने बात की कि दादी नानी बन गई, लेकिन बिल्कुल देख के आपको लगता नहीं, तो कुछ शेयर करेंगी टिप्स हमारे दर्शकों के साथ कि क्या बात है? बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, मैं सोचती हूँ कि ईश्वर हाँ। की ये तो कृपा है, और अच्छे विचार रखेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो ईश्वर आपको सब कृपा बरसाता है आप पे। आपने संगठन से आप जुड़ी रही, संगठन में बहुत आप काम किया, आपने काम किया है, और आपकी एक तरह से कहें यूएसपी भी रही है जी। संगठन में काम करना। बट आपने चुनाव भी लड़ा, जी। मेयर का लड़ा, उसके बाद आपने असेंबली लड़ा। असेंबली भी लड़ा, जी। बट आपको सफलता नहीं मिली। जी। तो आगे चुनाव लड़ना चाहेंगी? देखिए, 2003 में मैंने जब चुनाव लड़ा तो बहुत ही बुरा हाल था मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, और उस दौर में मैंने चुनाव लड़ा, और हारी में, सभी हारे थे, हम भी हारे। 2008 में फिर चुनाव लड़ा, बहुत मार्जिन नहीं, बहुत ही थिन मार्जिन से मैं हारी। मेयर का भी बहुत ही थिन मार्जिन से हारी। और ये तीनों चुनाव मैंने विपरीत परिस्थिति में लड़ी, जब पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में खराब थी। इस बार, पिछली बार भी मुझसे कहा गया था, इस बार भी कहा गया चुनाव लड़ने के लिए, पर मैं समझती हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए एक जो माइंडसेट होना चाहिए वो मेरा बीत गया। अब मैं समझती हूँ कि अब मेरा बस संगठन में काम करने का माइंडसेट रह गया, क्योंकि वो एक एकदम अलग चीज़ होती है, उसमें आपको पूरा टाइम जनता के बीच में रह के वहीं रहना पड़ता है, जो संगठन में रहते हुए मेरा संभव नहीं हो पाता है कि मैं इंदौर में ही रहूँ, अपने क्षेत्र में ही रहूँ। क्योंकि या तो आप संगठन का काम कर सकते हैं या चुनावी राजनीति में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि संगठन के काम से फिर आपको भोपाल भी रहना होता है, दिल्ली भी रहना होता है, तो फिर आप समय अपने क्षेत्र को नहीं दे पाते, तो फिर वो न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने मन बना लिया कि नहीं, मैं अब संगठन के लिए ही काम करूंगी। चुनाव लड़ने का एज ऑफ नाउ कोई मूड नहीं, फिर आगे कभी पार्टी कभी कहेगी तो तब मैं देखूंगी, पर एज ऑफ नाउ मैं संगठन में मध्य प्रदेश में काम करके कांग्रेस की सरकार लाना चाहती हूँ, जिससे कि मध्य प्रदेश का एक अच्छा। जी, बहुत अच्छी बात। आप स्वदेश न्यूज़ चैनल में आई, आपने इतना सारा वक्त निकाला, हमारे कार्यक्रम सबकी बात में आपने इतनी बातें की, और कई बेबाक तरीके से बातें की, कई खुलासे भी आपने किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने बात की बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन शोभा ओझा से, और उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए हमारे इंटरव्यू के दौरान, जिसको सुन के आप भी जो है चौंक जाएंगे। तो अगले एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।